तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? देखो, अगर पढ़ाई अच्छी नहीं भी चल रही है ना, और अगर कोई पूछता है कि कैसे चल रही है, तो हमेशा कहना चाहिए कि अच्छी चल रही है। इससे दो चीज़ का फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि पहला तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार मैंने उसे कह दिया कि अच्छी चल रही है। और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि वो अब कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि यार इसकी पढ़ाई अगर अच्छी चल रही है तो मेरी क्यों नहीं चल रही होगी। वैसे मैं पॉलिटिक्स नहीं समझाने आया हूँ, मैं तो यहाँ स्टडी को ईजी कैसे करना है उसके लिए आया। तो चलो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले आपको जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अगर आप इवोल्यूशन पढ़ने आए हो और अगर आपको जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले जाके जेनेटिक्स का लेक्चर देख लेना। और मेरा लेक्चर देखोगे तो वो पूरी तरह से एनिमेटेड होगा और हमने बहुत ईजी ट्रिक के साथ उस चैप्टर को कवर भी किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेनेटिक्स में जो हमने पढ़ा है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं तो क्यों होते हैं, म्यूटेशन क्या चीज़ होता है, फिंगरप्रिंट कैसे फॉर्म होता है, ये सब कुछ हमने सीख रखा है। और उसी को सीख करके हम आगे इसको पता लगाएंगे। अरे हाँ यार रुको तो सही। देखो इवोल्यूशन है, अगर आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है इवोल्यूशन इज द चेंजेस इन हेरिटेबल ट्रेट्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस ओवर सक्सेसिव जनरेशन। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलो इसके पीछे जाते हैं, इसके पीछे की कहानी देखते हैं। देखो यार इवोल्यूशन का मतलब तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि धीरे धीरे कुछ चेंजेस आया है जिसके कारण हम आज बंदर से इंसान बन चुके हैं। और ये चेंजेस जो है वो तुरंत सडनली तो नहीं आया था। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कोई बंदर है उसका जो नेक्स्ट प्रोजेनी आया होगा तो सीधा वो इंसान ही आया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, राइट। उसके डीएनए के जो सिंगल बेस पेयर होगा वो चेंज आया होगा, उसमें कुछ मतलब म्यूटेशन हुआ होगा, राइट। म्यूटेशन वर्ड कहाँ से आया है? जेनेटिक्स का टर्म है, जहाँ पर हमने देखा था कि जब हमारे डीएनए का एक सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज होता है दैट्स अ कॉल्ड म्यूटेशन, राइट। बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने कहा था जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो वहाँ जो म्यूटेशन हो रहा है वही अगर लार्ज अमाउंट में होता जाए, मतलब म्यूटेशन हुआ फिर उसका प्रोजेनी आएगा तो फिर म्यूटेशन होना चाहिए। उसी तरह अगर म्यूटेशन पे म्यूटेशन अगर चलता जाता है जनरेशन टू जनरेशन तो हम बोलेंगे उस प्रोसेस को इवोल्यूशन। और हमें पता है कि जनरेशन टू जनरेशन कौन स्किप करता है? तो डीएनए, राइट। ये भी हमने जेनेटिक्स में देखा था। तो डेफिनेशन अब क्लियर हो गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखी है, जैसे कि यूनिवर्स की एज कितनी है तो 20 बिलियन ईयर्स अगो। ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखी है ना, ये नीट में क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड्स में भी एमसीक्यू के रूप में ये क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो फोकस करना, और बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इस सब का नॉलेज तो होना ही चाहिए, राइट। तो अगर सबसे पहला पॉइंट देखा जाए तो मैंने लिखा है यूनिवर्स की एज जो कि 20 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जब यूनिवर्स बन गया तो यूनिवर्स बनने के बाद क्या आएगा? अर्थ का फॉर्मेशन होगा, राइट। बिल्कुल होगा यार। तो अर्थ की एज हो गई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। देख सकते हो वो यूनिवर्स बनने के कितने टाइम के बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो यार कितना धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था वो हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो अर्थ में सबसे पहले लाइफ भी तो फॉर्म हुई होगी। तो सबसे पहले लाइफ फॉर्म हुई थी नॉन सेलुलर लाइफ, जो कि 3 बिलियन ईयर्स अगो थी, राइट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई थी जो कि 2 बिलियन ईयर्स अगो। सोच रहे हो 1 बिलियन ईयर अगो, 1 बिलियन ईयर्स के बाद में जा कर के सेलुलर लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी। और देखो सेलुलर लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि इंसान आ गए थे, नहीं, हो सकता है कोई प्लांट आया होगा। उसके बाद इन्वर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि है 500 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद जॉल्स फिश आए 350 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद सीवीड्स आए 320 मिलियन ईयर्स अगो। उसी तरह फिश लाइक रेप्टाइल्स थे जो कि 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए थे। और डायनासोर्स जो थे वो सडनली डिसअपेयर हो गए थे, कब? 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है ना तो आगे भी क्लियर होता चलेगा। देखो अभी भी सब बोल रहे होंगे सर आपने तो कहा था कि बहुत टाइम के बाद धरती का फॉर्मेशन हुआ है, तो कैसे हुआ होगा वो आप बता सकते हो? तो बिल्कुल मैं नहीं बता रहा, एनसीईआरटी ही बताता है। एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है उसके बनने से पहले एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसके कारण यूनिवर्स पूरा एक्सपेंड हो चुका था। उसके कारण टेम्परेचर को कम डाउन होना पड़ा जिसके कारण हीलियम और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ था। और उस टाइम जो भी हमारा अर्थ था उसमें एटमॉस्फेयर नहीं था। अब बोलोगे सर एटमॉस्फेयर नहीं था,
यार एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? तो बिल्कुल इसलिए तो हमने कहा ना कि सबसे पहले लाइफ जो है वो नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई थी, सेलुलर लाइफ फॉर्म नहीं हुई थी। रीज़न समझ में आ गया ना क्यों नहीं हुई थी? तो यार एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ करता था। अब एटमॉस्फेयर नहीं था तो आया कैसे एटमॉस्फेयर? देखो बहुत टाइम के बाद वहाँ पर वाटर वेपर, मीथेन और CO2 और उसके अलावा NH3 वहाँ पाया गया, जो रिलीज़ कर रहा था कहाँ पर से? तो अर्थ का जो मोल्टन मास था वहाँ पर से रिलीज़ हो रहा था, राइट। तो एक बार क्या हुआ, जो वाटर था जिसको हम शॉर्ट में H2O लिखते हैं, राइट, जानते ही हो अगर केमिकल फार्मूला है ये वाटर का, बिल्कुल। तो H2O जो था वो UV रे के लाइट में के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन अलग टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग टूट जाता है। हाइड्रोजन जो होता है वो लाइटर सब्सटेंस है ऑक्सीजन के मुकाबले, तो वो एस्केप कर जाता है और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो अर्थ में आया था। देख रहे हो कितना सारा प्रोसेस चला है, तब जा कर के ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आया था। अगर आप किसी बड़े आदमी से पूछोगे कि यार ऑक्सीजन कौन देता है, तो सिंपल सी बात है वो किसका नाम लेगा? ये नहीं कह रहा कि आप मानते हो तो मत मानो, बस ये कह रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी लिखा है वही आपको लेकर के चलना है। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया, राइट, ठीक है। तो अब आपको BBT भी क्लियर हो गया होगा, मतलब कि बिग बैंग थ्योरी भी क्लियर हो गया होगा, राइट। देन आफ्टर BBT मतलब समझ रहे हो ना, बिग बैंग थ्योरी के बाद। तो बिग बैंग थ्योरी होने के बाद कुछ गैसेस क्लाउड का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था, और वो गैसेस क्लाउड जो होते हैं वो आगे जाकर एक फ्लैट डिस्क का शेप ले लेते हैं। ये आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर पे जोर करो। फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं नेब्यूला। नेब्यूला जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अब गर्म क्या होता है हमारे सोलर सिस्टम में? तो बोलोगे यार सन होता है, तो बिल्कुल ये इसी नेब्यूला को अपन ने आगे जा कर के सन का नाम दिया था, जो कि बहुत गर्म होता है, इसीलिए इसको अपन सोलर नेब्यूला भी कहते हैं। इस नेब्यूला के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं और कुछ स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं, जो कि आपको बायोलॉजी में नहीं पढ़ना है। हाँ यार, सब कुछ इसी में पढ़ लोगे तो फिर आगे क्या पढ़ोगे, राइट। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जो कुछ एटम्स हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, यही आगे जा कर के सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं, जिसको अपन ने कहा है सन, राइट। और सन कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है, और उसके चारों तरफ जो होते हैं ऑर्बिट पे प्लैनेट्स होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यार देखो, एक साइंटिस्ट थे मिलर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी, तो उन्हें नाम ही रख दिया गया है मिलर एक्सपेरिमेंट, राइट। उसका नाम है मिलर, SL मिलर। ये जो है 1953 में एक्सपेरिमेंट किए थे कि इन्होंने वाटर वेपर लिया, मीथेन लिया, H2 लिया और NH3 लिया। क्यों लिया पता है? यार देखो, हमने इससे पहले जो कहानी सुनी ना बिग बैंग थ्योरी वाली की, एक बार जो वाटर था UV रे के कांटेक्ट में आ गया, तो जिसके कारण हाइड्रोजन एस्केप हो जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है। तो उनको जो है वो संतुष्टि नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना शुरू किया। अब उसके बाद रिजल्ट उन्हें मिला कि नहीं मिला वो तो आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पर इतना लिखा है कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए, बेकार सा टॉपिक ही था। खैर आगे बढ़ते हैं। ये मेन है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रपोज्ड किया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल और कोई साइंटिस्ट नहीं है। आपको याद होगा, आपने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट हो गए, एनिमल हो गए और फंगी हो गई, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये पांचों पढ़ते हैं ना। तो इसको बांटा तो होगा ना किसी ने? जी हाँ, और किसी ने नहीं, इस अर्नेस्ट हैकल सर ने ही बांटा था उन पांचों को, इसीलिए हम अलग अलग पढ़ते हैं। सोचो अगर एक ही साथ पढ़ते हो तो कितना कन्फ्यूज़न भी होता, राइट। तो इनको प्रणाम करो कि भाई कि हमारा जो है ये इन्होंने बहुत कम कर दिया सिलेबस, वरना प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब कुछ आपको एक ही में पढ़ना पड़ता और एक ही से क्वेश्चन आता तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है यार, कोई कह नहीं सकता, राइट। बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने एक थ्योरी और दी थी, क्या बोलूँ, एक कहानी से बताता हूँ। चलो देखो यार, इनका कहना था कि कोई भी चिल्ड्रन होता है, कोई भी चाइल्ड होता है, देखे हो ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, खेलता सभी को ही है ना। बचपन में जो दे दो वो खेल लेगा, है ना, कुछ भी दे दो उससे खेल लेगा। लेकिन क्या वो बड़ा होता है तो क्या वो खेलता ही रहता है? क्या नहीं खेलता। हो सकता है कोई IITN बन जाता हो, कोई डॉक्टर बन जाता हो, कोई फिजिशियन बन जाता है, मतलब कुछ भी अलग अलग जो है वो फील्ड को चूज कर लेता है। तो मतलब है कि छोटा में कुछ और काम करता है, बड़ा होता है तो कुछ और करने लगता है, राइट।
फोकस इस बात पे करना। तो उसी तरह इनका कहना था जिस तरह इंसानों में ऐसा होता है तो जानवर में भी ऐसा होता होगा। अब खुद सोचो, आप मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, डॉगी ले लेते हैं चलो। वो मान लो यार छोटा में किसी जानवर को खा लिया, क्योंकि वो यार कार्निवोरस ही है, किसी को भी खा सकता है। तो क्या आगे जा कर के वो घास खाने लगेगा क्या? नहीं खाएगा सर, वो आगे जा कर के भी वही काम करेगा जो उसने छोटा में किया था। तो यहाँ पर इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया गया था कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, ये लॉ जो है वो कहीं कहीं एप्लीकेबल हो सकती है, सभी में एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी थी वो हो गई ख़त्म, बिल्कुल तरह से रद्द हो गई। और रद्द करवाने वाले का नाम था कार्ल अर्नेस्ट बोनबेयर। इस साइंटिस्ट का नाम याद रख लो, क्योंकि यार देखो दुश्मनी कोई ना कोई तो शुरू करेगा ही ना। बिल्कुल यार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दो ऑर्गन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है होमोलोगस ऑर्गन। होमो का मतलब होता है सेम, राइट। तो सेम से क्या समझ में आ रहा है सर कि स्ट्रक्चर सेम होगा पर फंक्शन डिफरेंट होगा, उस ऑर्गन को कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। देखो एग्जांपल देते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। थॉर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिट्टा। जो थॉर्न्स और टेंडल्स होते हैं ना बोगनविला और कुकुरबिट्टा के, दिखने में सेम होते हैं पर दोनों का फंक्शन कैसा होता है, अलग अलग होता है। उसी तरह हार्ट्स और ब्रेन ऑफ द वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि हम क्या है वर्टिब्रेट्स में आते हैं ना। कोई बात नहीं पता तो कोई बात नहीं यार, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हम दोनों कवर करेंगे बस कुछ टाइम के बाद। बस अभी जो सीक्वेंस है अपना वो पकड़ के चलना है। अगर सीक्वेंस कैसे पढ़ना है वो नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप प्लीज़ विजिट करो। और चाहे चैप्टर्स के नाम कैसे याद रखना है, कैसे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और किस तरह से सीक्वेंस बनाकर चलना है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो पे बताया है, जा करके देख लेना। खैर अभी इस टॉपिक पे आते हैं। तो हार्ट्स और ब्रेन जो होते हैं वर्टिब्रेट्स के, वो दिखने में सेम होते हैं बट फंक्शन दोनों का डिफरेंट होता है, राइट। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना। ब्रेन का काम क्या है, सोचना। बिल्कुल सही है, ये भी क्लियर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन कहता है कि भैया इस बार स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा। अब दिमाग लगाओ ऐसा कैसे कैसे हो सकता है और किसका किसका हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स होता है क्या? देखो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है ना। किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, लेकिन काम तो एक ही कर रहा है, उड़ने का। बिल्कुल सही है। आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड द मैमल्स। देखो यार भले हमारा आँख जो है थोड़ा छोटा है ऑक्टोपस के मुकाबले, पर हमारे दोनों का काम तो एक ही है ना, दोनों का काम तो देखना ही है ना। ऐसा थोड़ी है ऑक्टोपस जो है आँख से सुनने का काम करता है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा है फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन, समझ रहे हो? डॉल्फिन जो है तैरने का काम करती है और पेंगुइन जो होता है वो चलने का काम करता है, समझ रहे हो? बिल्कुल सही है यार। तो एनालॉगस ऑर्गन भी हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना? बिल्कुल यार, कोई डाउट होने वाला टॉपिक ही नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक डालो नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है दिया था डार्विन अंकल ने। इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी सुनेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, उसको सुनो, मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा। देखो यार स्टोरी मैं इसलिए बनाता हूँ ना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा पता नहीं, ओके। क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी कोशिश कर लूँ आप लोग लाइक नहीं करते ना ही सब्सक्राइब करते हो। यार मैं बोलूँगा भी नहीं, बस मिस्टेक से आ गया तो मैंने बोल दिया, ओके। तो टॉपिक डालो नेचुरल सिलेक्शन। एक स्टोरी सुनते हैं। ये जो डार्विन अंकल थे वो गए थे इंग्लैंड, घूमने नहीं गए थे, वो काम से गए थे, एक्सपेरिमेंट करने गए थे। हमारे से वो बेकार का काम नहीं करने जाते हैं। तो वो कब गए थे मुझे पता है, आप पूछोगे कमेंट करोगे तो बता देता हूँ यार। वो गए थे 1850s में, जब आप थे भी नहीं, राइट। तो 1850s में गए थे, वहाँ पर उन्होंने जा कर के वाइट मौत देखा और डार्क मौत देखा। क्या होता है सर ये वाइट मौत डार्क मौत? देखो यार स्ट्रक्चर इस तरह दिखता है, देख लो, मस्त दिख रहा है ना? बिल्कुल। मज़ेदार बात सुनो कि जब वो गए थे ना तो उस टाइम वाइट मौत की संख्या ज़्यादा थी डार्क मौत के मुकाबले। लेकिन जब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब कि फैक्ट्री बननी शुरू हुई, तो 1920 के लगभग में देखा जाता है कि जो डार्क मौत थे वो ज़्यादा हो जाता है और वाइट मौत जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब कुछ तो वहाँ चेंजेस आया होगा ना। इसको अभी हम थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू करेंगे, ओके। यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो रहा है ना कि यार डार्क मौत और वाइट मौत क्या था? बिल्कुल ठीक है। मेन टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पर एरा के बारे में,
ओके, बहुत जन को यहाँ कन्फ्यूज़न होती है कि सर एराज के नाम कैसे याद रखें, गोल्डन एज कैसे याद रखें। तो यार बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बस मेरी बात को सुनते चलो और समझते चलो, समझाने का काम मेरा है। देखो मैंने एक तरफ एरा लिखा है, एरा के लास्ट में देखना ओइक ओइक आएगा, देख लो जैसे कि सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलाजोइक, है ना, सब में ओइक ओइक आ गया, बिल्कुल ठीक है। सेनोजोइक में याद रखो 3-4 मतलब टर्सरी और क्वाटरनरी, हो गया ना 3-4, बिल्कुल ठीक है। मेसोजोइक में होता है क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्राइसिक। तो मेलाजोइक में देखना लास्ट में एक आएगा, जुरासिक, ट्राइसिक, एक हो जाता है क्रिटेशियस। एक्सेप्शन तो हर चीज़ में होता ही है ना, केमिस्ट्री का हाल है और कुछ नहीं। खैर आगे चलते हैं। लास्ट है पैलाजोइक। पैलाजोइक में देखोगे तो लास्ट में अन आएगा, जैसे कि परमियन, डेवोनियन, सुलेरियन। एक लास्ट इसमें भी एक्सेप्शन है जिसका नाम है कार्बोनिफेरस। राइट, क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो चलो याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, गोल्डन एज कैसे याद रखना है वो बताओ और ओरिजिन कैसे याद रखना है वो बताओ। देखो ठीक है, ओरिजिन सुनो पहले। देखो ये जो पैलाजोइक एरा है ना, पैलाजोइक के अंदर ओरिजिन होता है ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट का, जिम्नोस्पर्म का। मैं रिपीट, ये जो पैलाजोइक होता है उसके अंदर ओरिजिन होता है ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म का। देखो यार ब्रायोफाइट्स क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर में। तो नोट्स मैंने बहुत इसी तरह से बनाया है, वेट करो, वो भी मौका आएगा जब आप इसको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से डरेंगे नहीं, इन्जॉय करके पढ़ेंगे। ओके, बस वेट करो। तो ओरिजिन यहाँ पर होता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का। अब इसका यहाँ पर ओरिजिन होगा तो इसका गोल्डन एज आएगा मेसोजोइक में। रिपीट, इसका यहाँ पर ओरिजिन होगा तो इसका गोल्डन एज आएगा मेसोजोइक पर। तो देख लो यहाँ पर लिखा है मैंने, बिल्कुल ठीक है। अब मेसोजोइक में भी तो किसी का ओरिजिन होगा ना, किसका होगा, एंजियोस्पर्म का, बिल्कुल सही। अब एंजियोस्पर्म का अगर मेसोजोइक में ओरिजिन हो रहा है तो इसका गोल्डन एज कहाँ पर आ जाएगा, जाहिर सी बात है सीलोजोइक में आएगा। तो मज़े मज़े में देखो आपको गोल्डन एज भी याद हो गया, ओरिजिन भी याद हो गया और एराज भी याद हो गए। बोलोगे सर ठीक है, प्लांट किंगडम की तो कहानियाँ ख़त्म हो गई, एनिमल किंगडम की भी तो एराज याद रखनी पड़ेगी ना। तो बिल्कुल यार याद तो रखनी पड़ेगी। उसी तरह का ट्रिक एनिमल के लिए भी है। देखो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले याद रखो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इस फ्लो को याद रखो, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, ऐसा मैं इसलिए याद रखने कह रहा हूँ कि जो सुलेरियन है वहाँ पर सबसे पहले ओरिजिन होती है फिश की, डेवोनियन में ओरिजिन होता है एम्फीबियन, उसके बाद बात करो तो जो कार्बोनिफेरस है वहाँ पर ओरिजिन होता है रेप्टाइल्स का। अब बोलोगे परमियन में सर, परमियन में किसी का ओरिजिन नहीं होता है, परमियन में किसी का भी ओरिजिन नहीं होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि परमियन में ओरिजिन किसी का नहीं होता है। तो अब इसमें नहीं हो तो कहाँ पर जाएगा, तो यार ओरिजिन होगा मेसोजोइक में। मेसोजोइक में कहाँ पर, मेसोजोइक में किसका होगा, बर्ड्स का और मैमल्स का। तो देखो इस तरह से फ्लो याद कर लो कि अगर सुलेरियन में फिश का अगर वहाँ पर ओरिजिन हो रहा है तो यहाँ पर उसका गोल्डनेस कहाँ आएगा, उसके ऊपर वाले में, मतलब कि कहाँ, डेवोनियन में, बिल्कुल सही है। डेवोनियन में अगर एम्फीबियंस का ओरिजिन है तो इसका गोल्डनेस कहाँ आएगा, कार्बोनिफेरस में। कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स का ओरिजिन है तो इसका गोल्डनेस कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। परमियन को छोड़ दो, ऊपर आ जाओ, कहाँ पर, मेसोजोइक में, बिल्कुल सही है। अब मेसोजोइक में कौन कौन थे, बर्ड्स और मैमल्स थे, तो इसका गोल्डनेस कहाँ आएगा, ऊपर वाले में, कहाँ पर, सीनोजोइक में। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ताकि अगर आप भूल भी जाते हो तो यार ये लॉजिक लगा करके आप कम से कम एमसीक्यू तो सही करके ही आओगे। टॉपिक डालो नेचुरल सिलेक्शन, जिसको दिया किसने था, डार्विन अंकल ने दिया था, बिल्कुल सही है। यार देखो ये जो थ्योरी है ना, ये समझने की बात है। थ्योरी में अगर रट्टा मारा दूँ आपको तो आप बेकार है यार, अब ना समझ आएगा ना मज़ा आएगा। लेकिन अगर मैं एक जो थ्योरी को एक स्टोरी का रूप दिया हूँ ना, उस स्टोरी को याद रखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट, और हमें ये तो चाहिए, बिल्कुल। स्टोरी सुनो, फार्मर्स हैं, क्या करते हैं, खेती करते हैं। राइट, सही है, खेती करते हैं तो वहाँ कीड़े लग जाते हैं ना कभी कभी। राइट, उसको मारने के लिए क्या देते हैं हम, हार्बिसाइड्स देते हैं, पेस्टिसाइड्स देते हैं। कोई बोलेगा यार क्यों मारना है सर, रहने दो ना, क्या ही कर रहा है वो। तो यार तुम क्या चाहते हो, कीड़े खाना चाहते हो सब्जी में, समझ के बोलो, नहीं रख पाओगे।
तो उसको मारने के लिए हम क्या देते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, हर्बिसाइड्स डालते हैं, ताकि वो कीड़े जो है भैया मर जाए और जो क्रॉप है वो पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप कहलाए। सही है, ठीक है। तो हमने वो पेस्टिसाइड्स डाला, तो क्या उस पेस्टिसाइड से सारे कीड़े मर जाते हैं क्या? नहीं मरते। 99% हो सकता है कीड़े मर जाएं, पर वो 1% कीड़ा ज़रूर जिंदा रह जाएगा। और वो 1% कीड़ा जो है, जो उस दवा को सहने के बाद, उस जहर को सहने के बाद भी अगर वो जिंदा रह जा रहा है, तो उसके बाद की जो प्रोजेनी आएगी उसके अंदर तो उसी का जीन है। और हमने जेनेटिक्स में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हमने ये चीज़ कहा था कि अगर किसी के में जीन में दो चीज़ सेम है और अगर जो ज़्यादा ताकतवर होगा वही उसके प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है। कहा था ना ये चीज़, बिल्कुल। तो यार यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 1% वाला जो कीड़ा जिंदा है, उसके प्रोजेनी जो आएगी उसके अंदर भी तो उसी की जीन इनहेरिट हुई है, तो वो भी तो जिंदा रह सकता है ना इस पेस्टिसाइड्स देने के बाद भी। तो बिल्कुल मैं यही समझाना चाह रहा था। इसका सही एग्जांपल दूँ तो मॉस्किटो है यार। पहले मॉस्किटो जो है धुआं से भाग जाया करते थे, धीरे धीरे देख लो ऑयल आ गया तो भी नहीं, उस टाइम असर हुआ, वो मरते थे। अब देखो वो भी असर नहीं करता। गुड नाइट जला लो, थोड़ी देर की शांति मिलेगी, बंद करो, फिर से वही बन बनाना चालू हो जाता है। तो यार ये सब थेथर हो चुके हैं, मतलब कुछ भी कर लो भैया, हम इसके आगे ही बढ़ते जाएंगे। पता चला कि एक बार ऐसा जहर बनेगा जिसको हम चालू करेंगे, मच्छर मरेगा ना, पहले इंसान ज़रूर मर जाएगा। है ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ यार मैं। यार देखो मेरी हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, राइट। खैर चलो, ये सब बेकार की बातें थी। तो ये जो ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन हो रहा है ना, नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल हो रहा है सर। इसका कहने का मतलब डीएनए में कुछ चेंजेस हो रहा है। क्या चेंजेस होगा? सिंगल बेस पेयर में चेंजेस होगा, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन होगा तो लार्ज म्यूटेशन जब होता आएगा तो उसको कहते हैं इवोल्यूशन। और उस तरह के इवोल्यूशन को हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहते हैं। देखो यार, मज़े मज़े में हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्शन को भी समझ लिया और क्या कहना था उनका वो भी सीख लिया है। तो एक स्टोरी तो कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टोरी सुनो। जो डार्विन अंकल थे, अब एक जगह से मन भर गया उनका, दूसरी जगह चले गए। वो चले गए अब गैलापैगस आइसलैंड। अब गैलापैगस आइसलैंड क्या करने गए थे पता है? पता तो मुझे भी नहीं है, पर उस कुछ काम से ही गए होंगे, सिंपल सी बात है। तो वहाँ जब गए थे ना, तो वहाँ पर उन्होंने एक ईगल को देख लिया। किसको देख लिया? ईगल को देखा। वो क्या कर रहा था? सीड खा रहा था। अब सोचो यार, ईगल जो है वो सीड खा रहा था, जो मांस खाने की जगह वो क्या खा रहा है? सीड को खा रहा था। इसका मतलब उसने क्या कर लिया है? उसने अडॉप्ट कर लिया है कि यार मुझे जिंदा रहने के लिए जो मिल रहा है मुझे खाना ही पड़ेगा। उस रेडिएशन को कहते हैं एडप्टिव रेडिएशन। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब देखो मज़ेदार बात मैं और एक समझाने वाला हूँ, है ना, कि एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर एक से अधिक एडप्टिव रेडिएशन शो कर रहा है तो उस तरह के इवोल्यूशन को हम कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जिसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लाजेंटल मैमल्स। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो ये था इनका पूरा का पूरा लॉ जिसको डार्विन अंकल ने दिया है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जो मैंने लिखा था ना, म्यूटेशन, ये सब वही चीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, वो भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा। ओके, तो ये टॉपिक आपको अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं लेमार्क अंकल के पास। देखो यार, लेमार्क अंकल ने छोटी सी बात कही है, वो भी गलत है। क्या कही थी सुनो। इनका कहना था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनका मतलब है कि अगर किसी के फादर अगर बॉक्सर हैं तो उसका बेटा भी आगे जा कर के बॉक्सर ही बनेगा, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद कुछ जेनेटिक्स के टॉपिक्स हैं, अगर आपने उसमें मेरा लेक्चर देखा है तो ये सब आपके टॉपिक्स उसके अंदर दिख गए होंगे। अदरवाइज़ ये सब सिर्फ आपको रीड कर लेना है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है MHG3। MHG3 मतलब कि पहला है, M से मतलब म्यूटेशन, H का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, G3 का मतलब है पहला है जीन माइग्रेशन, जिससे न्यू पॉपुलेशन कैसे फॉर्म होती है वो बताया गया है। उसके बाद है जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्लो का मतलब जीन माइग्रेशन होता है, राइट, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जीन का फ्लो होना। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहने का मतलब है कि चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। देखो यार, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है ना, तो उसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये आता कैसे है वो आपको पता है? मैं बताता हूँ।
मैं हूं ना यार बताने के लिए। इसके दो इफेक्ट हैं, पहला है फाउंडर इफेक्ट, दूसरा है बॉटल नेक इफेक्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसको बता रहा हूँ। देखो, फाउंडर इफेक्ट कहने का मतलब है वैसा इफेक्ट, जैसे कि मान लो कि यहाँ का कोई पॉपुलेशन था, मान लो इंडिया का कोई पॉपुलेशन था, कोई बर्ड्स यहाँ पर इंडिया में रहती थी, वो जो है अपनी मर्ज़ी से चली गई उड़ के इंडिया से, कहीं अफ्रीका चली गई या ऑस्ट्रेलिया चली गई, कहीं भी चली गई अपनी मर्ज़ी से। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का जो भी उसका टेम्परेचर होगा उसको उसने अडॉप्ट कर लिया, तो उसके जीन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आया होगा, बिल्कुल सही है। उससे जो प्रोजेनी आई होगी उसके जीन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आया होगा, बिल्कुल सही है। तो उसी तरह के इफ़ेक्ट को कहते हैं फाउंडर इफ़ेक्ट। मतलब उसके जो भी यहाँ से जाने के बाद, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया चली गई तो वहाँ पर जाने के बाद उसके जीन में जो भी चेंजेस आया, उसी चेंजेस को हम कहते हैं फाउंडर इफ़ेक्ट। दूसरा है बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट कहता है कि तुम अपनी मर्जी से नहीं करना चाह रहे हो, पर हालात कुछ ऐसा आ गया है जिसके कारण तुम्हें वो उस इफेक्ट को करने के लिए रेडी होना पड़ रहा है। जैसे कि देखो, मान लो हम अभी घर में रह रहे हैं, अचानक से घर टूट जाता है, तो यार तुम क्या करोगे? दूसरी जगह शिफ्ट करोगे। तुम चाह नहीं रहे थे, पर अब घर टूट गया है, तो यार जब तक से घर नहीं बन जाता तब तक से तुम्हें दूसरी जगह तो जाना पड़ेगा रहने के लिए। बिल्कुल, उस इफेक्ट को कहेंगे बॉटल नेक इफेक्ट। बिल्कुल सही है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये दोनों के दोनों जो इफेक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि इसके बाद की जो न्यू स्पीसीज आएगी, हो सकता है उससे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, राइट। तो चलो, यहाँ तक अगर आपने सीख लिया है ना, तो पूरा का पूरा एवोल्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया है। कुछ अब साइंटिस्ट के बीच में जो लड़ाई होती है वो तो बकचक होती ही है, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है, उसको देख लो। डार्विन और ह्यूगो डी वेरिस जो हैं वो दोनों साइंटिस्ट हैं, और ज़्यादा अच्छा साइंटिस्ट थे डार्विन। इसलिए साइंटिस्ट अच्छे थे क्योंकि इनका कहना, इनका लॉज बहुत ही हद तक सही था। इनका कहना था भैया कि माइनर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है इवोल्यूशन के केस में, डायरेक्टली वेरिएशन नहीं आ सकता। लेकिन ह्यूगो डी वेरिस कहता था नहीं भैया, डायरेक्ट म्यूटेशन होने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। डार्विन का कहना था भैया स्मॉल चेंजेस आता है, डायरेक्शनल चेंजेस आता है। लेकिन ह्यूगो डी वेरिस का कहना था नहीं, रैंडमली चेंजेस आता है, डायरेक्शन लेस चेंजेस होता है। इनका कहना था स्लो चेंजेस होता है, धीरे धीरे चेंजेस होता है बॉडी में। लेकिन नहीं, ह्यूगो डी वेरिस मानते ही नहीं थे, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता था। कहने का मतलब है, इसका मतलब है सैलिटेशन होता है, जो कि गलत था यार, ऐसा नहीं हो सकता था। खैर, ये सब बेकार की बात तो थी, लड़ाई वड़ाई उन्होंने की, लेकिन पढ़ना हमें पड़ रहा है। खैर, आगे कुछ कुछ और नोट्स मैंने लिखी है, वो आपको रीड करना चाहिए। ये सब जो है ना, ये सब सिर्फ नॉलेज की बातें हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आता है जल्दी। आपको थोड़ी पूछेगा बिगेस्ट डायनासोर का नाम बताओ, ट्राइनोसोरस है, नहीं पूछेगा, पर आपको जनरल नॉलेज के लिए याद होना चाहिए कि ट्राइनोसोरस होता है जिसकी लंबाई 20 फीट हुआ करती थी। और दूसरा है जैसे कि डार्विन अंकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है ना, डार्विन अंकल की हर बातें आपको याद रखनी है। कहाँ गए थे? गैलापागोस आइसलैंड गए थे, और एक अल्फ्रेड वेल्के थे जो मलाई गए थे। अब पता नहीं क्या करने गए थे, हम रहते तो भैया घूमने के लिए ही जाते, पर साइंटिस्ट गए थे तो वो घूमने के लिए नहीं गए होंगे। अब कुल मिला करके मैंने एक चार्ट बनाया है साइंटिस्ट लोगों का, आप देख सकते हो, उसमें सभी का नाम लिखा है, आप याद कर लेना। जैसे कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था ऑपरिन और हेल्डल ने, हॉट डाइल्यूटशिप दिया है हेल्डन ने, जर्म थ्योरी दी है लुइस पार्शन ने, बायोजेनेटिक लॉ दिया है अर्नेस्ट हैकल ने, जिसको अपन एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और यही अर्नेस्ट हैकल ने ही प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया था, राइट, बिल्कुल सही है। म्यूटेशनल थ्योरी दी है ह्यूगो डी वेरिस ने, प्रोजेक्ट ऑन पॉपुलेशन दिया था थॉमस माल्थस ने, प्रोजेक्ट ऑन जियोलॉजी दिया है चार्ल्स लेली ने, और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी डार्विन अंकल ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस दिया है लेमार्क अंकल ने, जो फ्लॉप हो चुके थे। तो यहाँ तक अगर आप हमारा साथ दिए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इवोल्यूशन का छोटा सा चैप्टर था, पर मार्क स्कोरिंग चैप्टर था ये। और कैसा लगा लेक्चर मुझे ज़रूर बताना, और ख़ास करके हमारी ट्रिक्स आपको कैसी लगती है वो मुझे ज़रूर बताना। यार बहुत कोशिश करता हूँ कि आप लोग को मज़ेदार लगे लेक्चर, पर शायद नहीं लगती, तभी आप लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते, वो देखते नहीं हो। खैर, वो सब अलग ही बात है, देखा करो, मज़ेदार लेक्चर्स हैं। और क्या बोलना यार, सब्सक्राइब करो, जो कि आप करते नहीं हो।